14 अक्टूबर 2019 को इटावा पुलिस स्टेशन इंचार्ज अनिल मणि त्रिपाठी के पास शाम के करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा व्यक्ति बदहवास हालत में पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और दुख दोनों ही दिखाई दे रहा था। थाना प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने उन्हें अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया? उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है और मैं शहर के कटरा बलसिंह मोहल्ले में रहता हूँ। किसी ने मेरी बहू दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी है। शहर के बीच स्थित मोहल्ले में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या की बात सुनकर अनिल त्रिपाठी चौंक गए। उन्होंने तुरंत महिला की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर एक पुलिस टीम को साथ लेकर कटरा बलसिंह मोहल्ले में स्थित प्रमोद मिश्रा के मकान गए। घर के बाहर काफ़ी भीड़ जुट चुकी थी, लेकिन महिला के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा पुलिस वालों को लेकर तीसरी मंजिल पर स्थित उस कमरे में पहुंचे जहां पर उनकी बहू दिव्या का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट का गहरा निशान था और दिव्या के शव के पास ही चीनी मिट्टी से बना एक फूलदान टूटा हुआ पड़ा था और इससे यही लग रहा था कि उसी फूलदान से वार करके दिव्या की हत्या की गई है। कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि शायद दिव्या ने हत्यारे के साथ काफ़ी संघर्ष किया था। अनिल त्रिपाठी अभी घटना स्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी सूचना पाकर एएसपी डॉग श्याम सिंह, एएसपी रामबदन सिंह तथा फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दिव्या के शरीर के अंदर कुछ हरकत महसूस की तो दिव्या के जीवित होने की संभावना में उसे तुरंत जिला हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 103 नंबर का कटरा बिलसिंह का मकान है। इसमें तीसरी मंजिल में इनकी बहू थी और वहां उनके संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली। उसके चेहरे पे भी चोट है और अब उनको दिखाया गया, हॉस्पिटल भेजा गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ गुंजाइश है, लेकिन अस्पताल जब ले जाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया गया। इधर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करके फिंगरप्रिंट के लिए खोजी। कुत्ता भी घटनास्थल पर पड़े खून के और कमरे के चक्कर लगाता रहा। फिर वो कुत्ता मकान से नीचे उतरा और थोड़ा सा आगे भवन तक गया और फिर वापस आ गया, यानी कि खोजी कुत्ता भी मददगार साबित नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में पता चला कि दिव्या मिश्रा टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी थी। घटना के समय अजितेश नोएडा में था। उसके पिता प्रमोद मिश्रा ने फ़ोन करके उसे दिव्या की मौत की सूचना दी थी। प्रमोद ने दिव्या के मायके वालों को भी उसकी मौत की सूचना दे दी थी। सूचना के मिलते ही दिव्या के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए। सब के सब दिव्या की मौत पर आंसू बहा रहे थे। जिला हॉस्पिटल में सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में दिव्या के शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रात 10 बजे के समय 3 डॉक्टरों का एक पैनल दिव्या के शव का पोस्टमार्टम किया। इधर दिव्या के शव को लेने उसका पति अजितेश आया, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद भी दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा, क्योंकि पुलिस को अभी भी कुछ और टेस्ट कराना चाहती थी। जांच कोई प्रभावित न हो, इसीलिए दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया। उसके बाद पुलिस वालों ने वापस जांच कराई और उसके बाद दिव्या के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा फिर से सिविल कोतवाली पहुंचे और अज्ञात लोगों के खिलाफ बहू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसएसपी ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए सीओ चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। इसके बाद पुलिस टीम ने सबसे पहले घर के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे और वहां से 1 साल पहले ही वो रिटायर हो गए थे। घर में उनकी पत्नी के अलावा बहू दिव्या मिश्रा तथा बूढ़ी माँ रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी कुछ दिन पहले ही उनके बड़े बेटे के पास चली गई थी और प्रमोद कुमार स्कूल से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गए थे। वो सुबह 11 बजे नाश्ता करके घर से निकलते थे और 1:30 बजे घर वापस आते थे। शाम को फिर वो 5 बजे निकल जाते और रात को 8 बजे घर आते थे।
उन्होंने बताया कि उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर गली की ओर खुलता था और उसी दरवाजे से वो आते जाते थे, इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे से उनका ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। 14 अक्टूबर 2019 को भी प्रमोद कुमार 11 बजे नाश्ता करके घर से करवा खेड़ा स्कूल जाने के लिए निकले, क्योंकि स्कूल स्टाफ ने उन्हें किसी काम के लिए बुलाया था। स्कूल का काम खत्म होने के बाद वो 2 बजे अपने घर आए। फिर उन्होंने खाना देने के लिए बहू दिव्या को आवाज़ लगाई, लेकिन दिव्या ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसके बाद उसके नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन दिव्या ने फ़ोन भी नहीं उठाया। तो उन्होंने सोचा कि शायद दिव्या सो गई है, इसलिए वो भी आराम करने लगे। लेकिन जब 3 बजे के करीब उनकी आँख खुली तो अचानक उनकी नज़र घर के मेन गेट पर पड़ी और वो समझ गए कि घर में कोई आया है, क्योंकि मेन गेट का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन घर में कौन आया था, और यही पता लगाने के लिए वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दिव्या का कमरा खुला हुआ था। प्रमोद मिश्रा ने आवाज़ लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो वो कमरे के अंदर चले गए। लेकिन कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही खौफनाक था। दिव्या नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी, वहीं पास में फूलदान टूटा हुआ पड़ा था। प्रमोद कुमार चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए और पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी, और उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रमोद मिश्रा की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है या फिर आपके घर पर किसी विशेष व्यक्ति का आना जाना था। प्रमोद कुमार ने बताया कि सर, दिव्या किसी अनजान व्यक्ति के लिए गेट नहीं खोलती थी। सीओ चंद्रपाल सिंह ने पूछा कि ये हत्या कहीं लूट के इरादे से तो नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सर, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, घर में कोई लूटपाट नहीं हुई है, घर का सारा कीमती सामान, पैसे सब सुरक्षित है। इसके बाद पुलिस ने प्रमोद मिश्रा के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन इस हत्या के संबंध में पड़ोसियों को कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस ने मृतका दिव्या के भाई सचिन कुमार तथा अन्य परिजनों से भी पूछताछ की कि वो कोई खास जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस जांच में पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था, और वो था दिव्या का पति अजितेश मिश्रा। पुलिस वाले जब भी उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगता था, और उसके इसी नाटक से पुलिस को उस पर शक होने लगा। वैसे भी पुलिस टीम को तो इस हत्या में पहले से ही किसी करीबी का हाथ लग रहा था, और जब पुलिस ने अजितेश के साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाया तब जाकर के वो कुछ बोल पाया। उसने कहा कि सर, मैं दिव्या से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। वह मेरे साथ नोएडा में ही रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी माँ जब बड़े भाई के पास नासिक चली गई तब मैंने ही दिव्या को अपनी दादी और पापा की देखभाल करने के लिए नोएडा से यहाँ भेज दिया था। अब तक पुलिस टीम को दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दिव्या की मौत सिर में चोट लगने के कारण हुई थी और उसका गला भी घोटा गया था। क्योंकि पुलिस को मृतका के पति पर ही शक था, इसलिए पुलिस टीम ने अजितेश और दिव्या के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, और छानबीन से पता चला कि अजितेश 4 मोबाइल नंबरों पर सबसे ज़्यादा बातें करता था, जिसमें से एक नंबर उसकी पत्नी दिव्या, दूसरा उसके पिता प्रमोद मिश्रा, लेकिन तीसरा और चौथा नंबर पुलिस को संदिग्ध लग रहा था। और जब इसके बारे में पूछताछ की गई तो अजितेश ने बताया कि ये नंबर FM टीवी न्यूज़ चैनल में उसके साथ काम करने वाली भावना आर्या तथा उसके दोस्त अखिल कुमार का है, लेकिन इन नंबरों में भावना आर्या के फ़ोन पर अजितेश की लगभग हर रोज़ ही बात होती थी। इससे पुलिस को लगा कि कहीं भावना और अजितेश के बीच कोई नाजायज़ संबंध तो नहीं है, और यही पता लगाने के लिए पुलिस की टीम 16 अक्टूबर 2019 को FM टीवी न्यूज़ चैनल के सेक्टर 63 नोएडा में स्थित ऑफिस पर पहुंच गई, और वहां कई लोगों से पूछताछ की गई, और वहां से पुलिस वालों को ये भी पता चला कि भावना और अजितेश के बीच कुछ ज़्यादा ही गहरे संबंध है, और इन संबंधों के कारण ही पति पत्नी के बीच काफ़ी तनाव रहता था। साथ ही ये भी पता चला कि अजितेश की पत्नी दिव्या अखिल को अपना मुंहबोला भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी। ये पता चलते ही पुलिस ने भावना आर्या और अखिल कुमार को उनके कार्यालय से ही हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर इटावा आ गई।
पुलिस ने सिविल कोतवाली में ही दिव्या के पति अजितेश को भी बुला लिया था। पति अजितेश मिश्रा जो न्यूज़ चैनल में काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही अखिल सिंह जो अजितेश के मित्र हैं, सेम न्यूज़ चैनल में काम करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और अजितेश की महिला मित्र जो कि सेम न्यूज़ चैनल में काम करती थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले अखिल से पूछताछ की। अखिल पहले तो पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन यही कहता रहा कि दिव्या उसकी मुंह बोली बहन है और एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है। लेकिन जब पुलिस ने उस पर थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने दिव्या की हत्या का जुर्म भी स्वीकार कर लिया। अखिल ने बताया कि दिव्या की हत्या का षड्यंत्र सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पति अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना ने रचा था। उन्होंने ही पैसों का लालच देकर उसे दिव्या की हत्या करने के लिए भेजा था। अखिल ने स्वीकार किया कि दिव्या की हत्या उसने ही की थी। अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी अपना अपराध स्वीकार किया। भावना ने बताया कि वो अजितेश से प्यार करती थी। वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अजितेश की पत्नी दिव्या उनके प्यार में रोड़ा बनी हुई थी और इसीलिए उन दोनों ने अखिलेश को दिव्या की हत्या करने के लिए पैसों का लालच दिया और उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। अजितेश ने बताया कि उनकी शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन दिव्या से उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी और इसी बीच साथ में काम करने वाली भावना से अजितेश की दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस शादी में दिव्या दीवार बन गई थी और इसलिए उसकी हत्या करके उसके रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके इस घटना का खुलासा किया। चूंकि कातिलों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत अजितेश मिश्रा, भावना आर्या और अखिल कुमार को नामजद कर लिया। दरअसल प्रमोद कुमार मिश्रा के 3 बेटे थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को अच्छी पढ़ाई कराई। उनके 2 बेटे तो पढ़ लिख कर नासिक में नौकरी करने लगे थे और प्रमोद उन दोनों बेटों की शादी भी अच्छे घरानों में कर दिया था, जबकि अजितेश अपने दोनों भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा स्मार्ट और तेज तर्रार था। अजितेश पढ़ लिख कर FM न्यूज़ टीवी चैनल में नोएडा में काम करने लग गया था और वहाँ वो न्यूज़ एंकर था। अजितेश जॉब करने लगा तो प्रमोद मिश्रा ने उसकी शादी इटावा की रहने वाली दिव्या से साल 2015 में कर दी। दिव्या FM की पढ़ाई कर रही थी और साथ में बहुत ही खूबसूरत थी और खूबसूरत पत्नी मिलने से अजितेश भी बहुत खुश था। दिव्या ने ससुराल आते ही सारा घर संभाल लिया था। वो अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती थी और साथ ही सास ससुर की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं रहने देती। दिव्या शादी के कुछ महीनों तक तो ससुराल में ही रही। उसके बाद वो अपने पति अजितेश के साथ नोएडा चली गई और पति अजितेश के साथ वहीं रहने लग गई। दिव्या और अजितेश का शादीशुदा जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। अजितेश को जब भी समय मिलता वो दिव्या को साथ बाहर घुमाने फिराने भी लेकर जाता था। दिव्या के नोएडा में स्थित घर पर अखिल कुमार सिंह का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अखिल कुमार दिव्या के पति अजितेश के साथ चैनल में काम करता था और इसीलिए उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अखिल दिव्या को बहन मानता था और दिव्या ने भी उसे अपना मुंह बोला भाई बना लिया था। अखिल मूल रूप से अमरनगर फरीदाबाद का रहने वाला था और वह ग्रेटर नोएडा में रहता था। इधर शादी के बाद 3 साल कब बीत गए अजितेश और दिव्या को पता ही नहीं चला। लेकिन इन 3 सालों में दिव्या मां नहीं बन सकी। जहां दिव्या के मन में गोद सूनी होने का दर्द था, तो वहीं अजितेश के मन में भी इस चीज़ का बहुत दुख था कि वह अभी तक बाप नहीं बन सका है। हालांकि ऐसा नहीं था कि दिव्या ने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन फिर भी दिव्या को कोई संतान नहीं हुई और फिर धीरे धीरे अजितेश के मन में ये बात बैठ गई कि शायद दिव्या अब कभी मां नहीं बन पाएगी और इसी बात को लेकर उन दोनों के प्यार में दरार पड़ने लगी। अब अजितेश भी दिव्या से दूर दूर रहने लग गया था और वो अंदर ही अंदर दिव्या से नफरत करने लग गया। फिर उन्हीं दिनों अजितेश की नज़र भावना पर पड़ी। भावना आर्या भी खूबसूरत लड़की थी। भावना भी FM टीवी चैनल में मेकअप आर्टिस्ट थी, इसलिए अजितेश और भावना एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे।
अक्सर उन दोनों के बीच बातें होती रहती थी और इन्हीं बातों के चलते अजितेश भावना से प्यार करने लगा। वैसे तो वो कई सालों से उसे देखता आ रहा था, लेकिन उसके मन में भावना के प्रति प्यार तब जगा जब बच्चा न होने के कारण पत्नी से उसकी दूरियां बढ़ने लग गई। इसके बाद वो भावना से नज़दीकियां बढ़ाने लगा। अजितेश उससे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था, लेकिन जब अजितेश से रहा नहीं गया तो एक दिन उसने भावना से अपने दिल की बात भी कह दी। अजितेश की बात सुनकर भावना ने उससे कहा कि अजितेश, तुम शादीशुदा हो। तो अजितेश ने उसे बताया कि दिव्या और मेरे बीच अब दूरियां पैदा होने लगी हैं और अब मैं उससे नफरत करने लग गया हूँ। अजितेश ने कहा कि दिव्या खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन 3 साल के बाद भी वो माँ नहीं बन सकी है। और इधर भावना आर्या तो अजितेश से पहले से ही प्यार करती थी और अब उसे अजितेश ने तो प्रपोज ही कर दिया था और उसने भी झट से उसका प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक साथ रहने लगे। इतना ही नहीं, जवानी के जोश में एक दिन उन दोनों ने अपनी मर्यादा भी छोड़ दी और उन दोनों फिजिकल रिलेशन में भी आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ रहने का फैसला भी कर लिया। अजितेश और भावना के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी तो अजितेश अपने घर देर से आने लगा। कभी वो पत्नी का बनाया हुआ खाना खा लेता था तो कभी बिना खाए ही सो जाता। दिव्या कुछ कहती तो वो उसके साथ झगड़ने लगता और दिव्या उसे कहीं बाहर चलने को कहती तो उसे मना कर देता। दिव्या की समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अजितेश ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसे हो क्या गया है। एक दिन जब दिव्या का मुंह बोला भाई अखिल उसके घर आया तो दिव्या ने उसे अजितेश के व्यवहार के बारे में बताया और अखिल से उसके लेट आने के बारे में भी पूछा। तो अखिल ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब दिव्या ने उसे कसम दिलाई तो अखिल ने उसे सच्चाई बता दी। अखिल ने दिव्या को बताया कि अजितेश आजकल भावना आर्या के प्यार में पागल है और आजकल वो उसी के साथ व्यस्त रहता है। अखिल की ये बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई और उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा, क्योंकि कोई भी औरत भूख और गरीबी तो सहन कर सकती है, लेकिन पति का दोगलापन शायद ही कोई औरत सहन कर पाए। खैर, दिव्या भी ये सब कैसे सहन करती, इसीलिए उसने अजितेश और भावना के अवैध संबंधों का विरोध करना शुरू किया। अजितेश ने पुलिस को बताया कि इस विरोध के कारण घर में झगड़े होने लगे, लेकिन दिव्या के विरोध करने के बावजूद भी अजितेश ने भावना को नहीं छोड़ा। दिव्या पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने अजितेश को प्यार से समझाया और पिता की इज्जत का वास्ता भी दिया। इसके साथ ही दिव्या ने भावना को भी आड़े हाथों लिया। उसने उसे भी खरी खोटी सुनाई। दिव्या की इन बातों से भावना भी परेशान हो गई और उसने अजितेश से दिव्या की शिकायत की। इसके बाद अक्टूबर के महीने में दिव्या नोएडा से अपने ससुराल इटावा चली गई, क्योंकि दिव्या की सास अपने बड़े बेटे के पास नासिक गई हुई थी और इधर ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा ने उसे घर की देखभाल करने के लिए बुला लिया था। दिव्या इटावा आ तो गई थी, लेकिन वो अजितेश से मोबाइल पर बात करती रहती थी और उससे लगातार संपर्क में भी रहती थी। बातचीत के दौरान वह पति को भावना से दूर रहने को भी कहती। अजितेश भी दिव्या को यकीन दिलाता रहता कि उसने अब भावना से दूरी बना ली है, और जबकि हकीकत तो ये थी कि अब तो वह दोनों एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा ही वक्त बिताते थे। और जब 7 अक्टूबर 2019 को दोपहर के समय दिव्या ने अपने पति को फ़ोन किया तो फोन भावना ने उठाया। दिव्या समझ गई कि भावना और अजितेश दोनों एक साथ एक रूम में हैं और इसलिए दिव्या गुस्से से फट पड़ी और दिव्या ने फ़ोन पर भावना को खूब लताड़ा और उसे यहाँ तक कह दिया कि उसके अंदर अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो किसी कोठे पर क्यों नहीं बैठ जाती। और इस लड़ाई के बाद दिव्या ने फ़ोन काट दिया और फिर कुछ मिनट बाद दिव्या के पास अजितेश का फ़ोन आया और उसने दिव्या को डांटते हुए कहा कि तुम्हें भावना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर दिव्या की बातों से भावना भी नफरत में आ गई। उसने भी उस दिन ये तय कर लिया कि अब या तो दिव्या अजितेश के साथ रहेगी या फिर वो। इसके बाद भावना ने अजितेश से कहा कि देखो अजितेश, दिव्या और मैं एक साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और 2 दिन के अंदर तुम मुझे अपना फैसला सुना देना। अजितेश भावना के प्यार में पागल हो चुका था। उसने अपनी पत्नी के बजाय प्रेमिका को चुना और 2 दिन बाद जब भावना उससे मिली तो उसने उसे अपना फैसला सुना दिया और इसके बाद अजितेश और भावना ने दिव्या की हत्या का प्लान बनाया
और अपने इस खूनी प्लान में अजितेश ने रुपयों का लालच देकर अपने दोस्त अखिल को भी शामिल कर लिया। क्योंकि दिव्या अखिल को अपना मुंहबोला भाई मानती थी और उस पर विश्वास भी करती थी, इसलिए अखिल दिव्या तक आसानी से पहुंच सकता था। और इसके बाद प्लान के अनुसार अजितेश ने एक नया सिम, एक नया मोबाइल खरीदकर अखिल को दिया और साथ ही उसे इस नए मोबाइल से ही बात करने के लिए कहा। हत्या के इस पूरे प्लान को समझने के बाद 14 अक्टूबर 2019 की सुबह अजितेश ने अखिल को दिव्या की हत्या करने के लिए बस से इटावा भेज दिया। लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद दोपहर 12 बजे के समय अखिल इटावा पहुंचा और इस बीच अजितेश अपनी पत्नी दिव्या और पिता प्रमोद से फ़ोन पर बात भी करता रहा, ताकि उन दोनों के बारे में पता चलता रहे कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पर है। अपने पिता और दिव्या की लोकेशन के बारे में अजितेश अखिल को भी बता रहा था और फिर 1 बजे के आसपास अखिल कुमार कटरा बलसिंह में स्थित दिव्या के घर पहुंचा और उसने डोर बेल बजाई। दिव्या ने तीसरी मंजिल से नीचे झांककर देखा तो गेट पर उसका मुंहबोला भाई अखिल खड़ा था। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से नीचे उतरकर उसने गेट खोला और फिर वो अखिल को अपने कमरे में ले गई। उस समय दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार घर पे नहीं थे, वो स्कूल के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। दिव्या ने अखिल के लिए चाय बनाई और अखिल के साथ बैठकर चाय पीने लगी और इसी बीच दिव्या अपनी शादी का एल्बम अखिल को दिखाने लगी और कहने लगी कि वह अपने दोस्त अजितेश को समझाए कि वो भावना से दूर रहे। लेकिन अखिल तो वहाँ कुछ और ही सोच कर आया था। तभी अखिल की नज़र कमरे में रखे चीनी मिट्टी से बने फूलदान पर पड़ी और मौका पाते ही उसने फूलदान उठाया और दिव्या के सिर पर जोर से दे मारा। फूलदान के वार से दिव्या का सिर फट गया, लेकिन दिव्या को ये समझते देर नहीं लगी कि अखिल को उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया है और इसलिए वो भी अपना बचाव करने के लिए अखिल से भिड़ गई। लेकिन अधिक खून बहने के कारण दिव्या बेहोश हो गई और इसी बीच अखिल ने अजितेश को मैसेज करके बताया कि दिव्या की सांसें चल रही हैं। इस पर अजितेश ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दो और इसके बाद अखिल ने दिव्या का सिर फर्श पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। दिव्या की हत्या करने के बाद वो आराम से गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया। आरोपी अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार और भावना से सारी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 18 अक्टूबर 2019 को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना खूब ख्याल रखें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।